हेलो फ्रेंड्स, देश के सबसे बड़े आईपीओ का इंतजार सभी कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ की, जो कि अगले महीने आने वाला है। इस आईपीओ का सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आईपीओ के जरिए एलआईसी अपने 5% की भागीदारी यानी 31.6 करोड़ शेयर्स मार्केट में लाने जा रही है। और हम बात करें तो 35% रिटेल इन्वेस्टर्स का इसके अंदर भागीदारी रहेगी। यानी काफी अच्छा ये आईपीओ होने वाला है और काफी अच्छा प्रॉफिट रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के थ्रू होने जा रहा है। और इतना नहीं, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी काफी अच्छा बेनिफिट इस आईपीओ के थ्रू मिलने जा रहा है। और इस आईपीओ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात पर लगा सकते हैं कि बहुत सारे डीमेट्स अकाउंट इस आईपीओ के लिए लोगों ने खुलवाए हैं। यानी काफी लोग बेसब्री से इस आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एलआईसी में इन्वेस्ट करना उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, काफी ज्यादा फायदा इस आईपीओ के थ्रू उन्हें मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको इस आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं तो उसके आपको क्या फायदे होंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने की। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एलआईसी आईपीओ के बारे में। जैसा कि हमने बताया, एलआईसी का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है और 13 फरवरी को सेबी में डीआरएचपी फाइल कर दी गई है इस आईपीओ के लिए। इस आईपीओ के जरिए एलआईसी अपने 5% की हिस्सेदारी बेच रही है, यानी कि 31.6 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस होगा, इसमें नए शेयर जारी नहीं होंगे। इस मेगा आईपीओ में रिटेलर्स निवेशकों को 35% तक की हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हम बात करें कि इस आईपीओ में किसे कितना मिलेगा, यानी किसका कितना रिजर्व कोटा रहेगा, तो वो इस प्रकार से है। एलआईसी आईपीओ के जो कर्मचारी हैं उनका रिजर्व कोटा 5% तक का रखा जा रहा है। वहीं एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका रिजर्व कोटा अधिकतम 10% तक का माना जा रहा है और क्यूआईबी के लिए अधिकतम 50% तक की हिस्सेदारी इसके अंदर रखी गई है। तो ऐसे में एलआईसी के कर्मचारियों को तो बेनिफिट होगा, साथ ही साथ जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने एलआईसी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें भी 10% की हिस्सेदारी के साथ बहुत बड़ा मौका मिल रहा है इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने का और अपना बेनिफिट कमाने का। अगर हम एलआईसी के होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.13%, इन्फोसिस में 5.67%, आईडीबीआई बैंक के अंदर 49%, आईटीसी के अंदर 16.23%, मारुति के अंदर 5.26% और टीसीएस के अंदर 3.65% की होल्डिंग्स एलआईसी की है। अगर एलआईसी की सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक और एलआईसी नेपाल, एलआईसी लंका और एलआईसी सिंगापुर शामिल हैं। तो काफ़ी अच्छी सब्सिडरी कंपनी इस एलआईसी के पास है, उनकी होल्डिंग्स भी काफ़ी कंपनीज में अच्छी है। अगर आपने भी मन बना लिया है कि एलआईसी के आईपीओ में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके अंदर बिडिंग करना चाहते हैं, तो एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन बातों के बारे में भी जानते हैं। एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है उसमें एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें 10% का रिजर्व कोटा दिया गया है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर सिर्फ डीमेट अकाउंट के अंदर ही जारी होते हैं। तो अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, ताकि उस डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीओ में जो शेयर आपको मिलेंगे उसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि लिस्टिंग होने के तुरंत बाद भी अगर आप एलआईसी के शेयर्स को बेचना चाहें जो आपको अलाउट हुए हैं तो आप इजीली बेच सकते हैं। जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही शेयर खरीद सकते हैं। आईपीओ के आने के बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि आप इसमें कितने शेयरों की और
खरीदारी कर सकते हैं। जो चौथी बात आपको ध्यान में रखने लायक है वो यह है कि LIC के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि पॉलिसी होल्डर्स IPO के प्राइस बैंड के ऊपरी भाव पर बोली लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी भाव को शेयर अलॉटमेंट के रूप में फाइनल किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं और आपने LIC में ज्वाइंट पॉलिसी ले रखी है, दोनों ही ज्वाइंट पॉलिसी होल्डर्स उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी एक अप्लाई कर सकता है। और दोनों में से जो भी IPO के शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसका पैन कार्ड पॉलिसी के अंदर अपडेट होना चाहिए और जो डीमेट अकाउंट है वो उसी के नाम पर होना चाहिए। अगर डीमेट खाता भी दोनों का ज्वाइंट है तो ऐसे में डीमेट अकाउंट का जो प्राइमरी होल्डर्स है वो उसी बंदे का होना चाहिए जो कि इस IPO के लिए अप्लाई कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लेस पॉलिसी वाले, यानी अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, आप प्रीमियम टाइम पे नहीं भर पाए हैं, तो भी आप पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी पॉलिसी LIC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हो चुकी है यानी बंद नहीं हो गई है, वो सभी पॉलिसी होल्डर रिजर्व हिस्से के तहत अप्लाई कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता वो ये है कि आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल ID है वो सभी आपकी LIC पॉलिसी के साथ में लिंक्ड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप LIC की वेबसाइट पर जाके इजीली इसे अपनी पॉलिसी के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी किसी भी LIC ऑफिस में जाके अपना फ़ोन नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर और अपनी ईमेल ID को अपनी पॉलिसी के साथ लिंक करवा सकते हैं, जो कि LIC के IPO में अप्लाई करने के लिए आपको इजीली प्रोसेस में आवश्यकता पड़ेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने लायक है वो ये कि NRI पॉलिसी होल्डर जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन LIC के पॉलिसी होल्डर हैं वो इस IPO के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है कि IPO के बाद शेयर्स का अलॉटमेंट समय आने पर सभी बीमा धारकों को एक समान रूप से देखा जाएगा, जिसमें प्रीमियम की रकम या बीमा पॉलिसी की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने कोई सी भी पॉलिसी ले रखी हो या किसी भी अमाउंट का प्रीमियम आप पे करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। LIC के इस IPO में आप सभी इक्वल रहेंगे और उसी हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक जो IPO में इन्वेस्ट करना चाहता है वो LIC के IPO में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि अगर आप किसी LIC पॉलिसी के नॉमिनी हैं तो आप उसके अंदर एलिजिबल नहीं हैं पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन रखी गई है यानी जो 10% की हिस्सेदारी रखी गई है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने लायक है वो यह है कि पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के तहत जो एप्लीकेशंस आएंगी उनमें शेयर अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं है, केवल 10% हिस्सा ही पॉलिसी होल्डर्स को लिए रखा गया है। तो ऐसे में जिनका नंबर आता है उन्हें ही अलॉटमेंट होगा, सभी को ये IPO अलॉट नहीं हो पाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सेबी का ये रूल है कि अगर डीमेट अकाउंट में 2 होल्डर्स हैं यानी कि 2 लोगों ने मिलकर ज्वाइंट डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है तो दोनों ही अलग अलग एप्लीकेशंस को नहीं डाल सकते। उनमें से जो भी प्राइमरी होल्डर होगा उस डीमेट अकाउंट का वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है अपने नाम पे। और जो हमारा सबसे आखिरी पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, यानी कि DRH की जो तारीख आ गई है अगर उससे पहले आपने अप्लाई कर दिया और आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने इस IPO के अंदर अप्लाई करने के लिए आपका मन बना कि आप इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और जो LIC पॉलिसी होल्डर का रिजर्वेशन कोटा है उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए आपने फिलहाल हाल ही में कोई LIC पॉलिसी ली है तो उसका बॉन्ड आपको LIC के IPO खुलने से पहले मिल जाना चाहिए। अगर आपका बॉन्ड नहीं रिसीव होता है तो आपके जो LIC पॉलिसी होल्डर्स का जो कोटा है उसके अंदर जो अप्लाई किया है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको LIC के IPO के बारे में पूरी डिटेल पता चली होगी और किन बातों का ध्यान आपको इस IPO में इन्वेस्ट करने से
पहले रखना है वो भी आपको पता चला होगा। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने के लिए, और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई कंपनी, एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक सेफ रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।